हेलो दोस्तों, मैं हूँ सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको एक नया अध्याय सामुदायिक सेवा का जोड़ा गया है। आज प्रथम तौर पर पहले इसी के बारे में बात करते थे। लोक सेवक, अगर कोई लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार में शामिल होता है जिसकी उसे मानवीय स्तर तक के किसी अधिकारी ने लिखित या कोई मौखिक परमिशन नहीं दी है, विधिक शक्तियों के इस्तेमाल को रोकने में रोकता है या रोकने की कोशिश के लिए वह आत्महत्या का प्रयास करता है, पहली बार 5,000 रुपये से कम चोरी के किसी मामले में फंसता है या चोरी का सामान वापस करने की स्थिति में शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक तौर पर गलत व्यवहार करता है, मानहानि के मामले में पहली बार नए कानून में दोषियों को सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है और ये एक सराहनीय कदम है। ऐसे ही कुछ और पृष्ठों में और धाराओं में परिवर्तन किया गया है, तो छोटे छोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। 0 FIR संबंधित थाने की सीमा से बाहर की जा सकेगी। ऐसा कोई प्रकरण जांच अधिकारी ये पाता है कि वह उसकी थाने की सीमाओं में नहीं है तो वहाँ 0 FIR दर्ज हो। EFIR, अब EFIR भी दायर की जा सकेगी, बनाई जा सकेगी। इसके प्रावधान नए कानून में जोड़े गए। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी पद नामित करेगी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को देने के लिए बाध्य किया जा सकेगा, यह नियत किया जाएगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच में हुई प्रगति की सूचना, जिसमें डिजिटल माध्यम से भी सूचना देना शामिल है, देगा। ये कानूनी तौर पर प्रावधान किया गया है। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले बहुत सारे अन्य तरीकों को भी काम में लिया जाता था पुराने IPC के तहत, लेकिन वर्तमान में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही उसका बयान दर्ज किया जाएगा। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान उसके आवास पर एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कई बार परिस्थितियों के अनुसार उसको थाने भी बुलवाया जाता था या हॉस्पिटल में होते थे, या धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाए जाते थे। लेकिन अब प्रथम स्टेज पर इस चीज़ को अगर उसके निवास स्थान पर बयान होना है तो एक महिला पुलिस अधिकारी का वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वहाँ महिला कोई अधिकारी नहीं है, उस स्थिति में उसका बयान उसके आवास पर नहीं हो सकेगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या उसका अभिभावक जो भी उस आवास पे उपस्थित है, उनकी मौजूदगी में उसके बयान लिए जाएंगे। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस सरकार वापस लेना चाहती है तो पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवश्य मिलेगा। गंभीर चोट के कारण लगभग निष्क्रिय स्थिति में जाने अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर अब और कठोर प्रावधान का निर्धारण किया गया है। कई बार मारपीट और झगड़ों के प्रकरणों में ऐसी गंभीर चोट लग जाती थी जिसका पूरी जिंदगी असर होता था उस शरीर पर। अब ऐसे प्रकरणों में पूर्व में बहुत कम धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब एक निश्चित तौर पर कठोर सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया। मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और इसे आगे चलकर वक्त और हालात के अनुसार आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा का भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। वस्तु स्थिति में परिवर्तन करते हुए सजा को और कठोर कर दिया गया है।
मॉब लिंचिंग एक नया प्रावधान है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध को इसमें शामिल किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक द्वेषता या धार्मिक द्वेषता के कारण मॉब लिंचिंग का अपराध कर दिया जाता था और उसको उस धारा में न लेकर के अन्य धाराओं में स्थानांतरित करते हुए जांच की जाती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात जांच अधिकारी लोग मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रावधान के तहत ही जांच कर सकेंगे। किसी प्रकरण में बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश 30 दिन की अवधि के अंदर यथाचित निर्णय दे सकेंगे, जिसे विशिष्ट कारणों से 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रकरण जो माननीय न्यायालय के विचारण में है, उसमें बहस, गवाहों के बहस बयान, वकीलों की जिरह, सब कुछ पूरा होने के पश्चात माननीय न्यायालय 1 माह के अंदर उसका निर्णय दे देंगे। और हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाए, कुछ पॉइंटों में, जिनको पूरा करने में थोड़ा समय और लग सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर इस अवधि को 60 दिवस तक, 2 माह तक के लिए किया गया है। आरोप पत्र दायर करने के पश्चात यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो इसे 90 दिन में पूरा किया जाएगा। और फिर भी ऐसा जांच अधिकारी को ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में और जांच की आवश्यकता है और अधिक समय लगता है, तो 90 दिन से अधिक का जो समय लगेगा वह न्यायालय की अनुमति लेकर ही कार्रवाई की जा सकेगी। अन्यथा 90 दिन के अंदर पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। नए कानून में जहां आम लोगों को सुविधाएं दी गई है, और पुलिस को भी निर्धारित तरीके से कानून में बाध्य किया गया है कि अपनी जांच को वो एक सीमित समय के अंदर पूरा करे। महिलाओं और बच्चों के प्रति भी अपराध में इस BNS में अलग से परिवर्तन किए गए। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे दावे करते हुए अथवा पहचान प्रकट करने के आदि पर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। प्राय आपने ये देखा होगा, शादी, रोजगार और पदोन्नति, ये 3 ऐसे विशेष पद हैं, 3 ऐसे विशेष कारण हैं जिनके द्वारा चालबाज और मक्कार पुरुष अक्सर महिलाओं का फायदा उठाते थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर इसे बंद कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों पर अब एक नए अध्याय के तहत एक नए अपराध की श्रेणी में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट है, अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक रेप के मामले, गैंगरेप के मामले तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। इन पे लगाम लगाया जाना अत्यावश्यक था। ऐसे जुनूनी और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए सज़ा का बढ़ाया जाना बहुत श्रेष्ठकर होगा। इससे लोगों में एक दहशत की भावना आएगी और जो अपराध करने के लिए जो सोचते थे, अब उन पे लगाम लग जाएगी। क्योंकि 20 साल का या 20 साल की सज़ा का प्रावधान वह आदमी की ज़िंदगी को लगभग समाप्त कर देगा। उसके पनपने का जो समय है, कमाने का जो समय है, उसके परिवार को विकसित करने का जो समय है, वो सारा समय वो जेल में बिताएगा। और जेल से निकलने के बाद जब वो समाज के लोगों से मिलेगा, तब उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और अपने ट्रस्ट वाले लोगों को वो समझाएगा कि इस तरीके का अपराध वो भविष्य में न करें, और उदाहरण उनके सामने है। ऐसी ही जब वार्ताएं समाज के लोगों के बीच जाएंगी, तो असामाजिक तत्व जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं या सोचते हैं या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलापों पे प्रतिबंध लग जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चों से अपराध कराने वाले व्यक्ति। बहुत सारे आपने महानगरों में देखा होगा कि ऐसे ग्रुप होते हैं गुंडे बदमाशों के, जो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके या किसी भी तरह प्राप्त करके उनसे भीख मंगवाते हैं, चोरी करवाते हैं, शराब की आवाजाही के लिए उनको काम में लेते हैं, और भी ड्रग्स के ऐसे बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, उनकी जेबों में रख दिया जाता है, निश्चित स्थान पर उनको जाने के आदेश दे दिया जाता है और वो बच्चे ऐसा करते हैं। तो प्रकृति उस परिणाम, उस कार्य की प्रकृति परिणाम उनके समझ से दूर होता है और वो बच्चे ऐसा कर देते हैं। बच्चा यदि पकड़ा भी जाए, उस गैंग के आदमी उससे पार हो जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। तो ऐसा बचाव उनके लिए कानून वरदान बन जाता है। लेकिन अब इस धारा का जब प्रावधान कर दिया गया है, तो इसमें कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 7 वर्ष से 10 वर्ष तक, इसमें तक शब्द वापस जोड़ दिया गया है, की सजा का प्रावधान किया गया है। यहाँ एक प्रकरण और साथ में परिवर्तन किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। 2 ही सजा इसमें निश्चित की गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच और माननीय न्यायालय के विचारणा के पश्चात अगर ऐसे सबूत प्राप्त होते हैं जो प्रथम दृष्टया किसी अपराधी पर साबित होते हैं कि उसने ऐसा अपराध किया है, उसको कोई छूट नहीं दी गई है। कानून में उसे कड़ी सज़ा पाने का हकदार माना गया है, इसीलिए उसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड भी उन हालात में दिया जा सकेगा जबकि वक्त और हालात ये बता दें कि इसने नृशंसता के साथ ऐसा अपराध किया है। भारत के बाहर रहकर उकसाना भी अपराध माना गया। उकसाहट दुष्प्रेरण का ही रूप है। किसी भी अपराध को करने के लिए जब कोई व्यक्ति उकसाता है या कोई ऐसा कार्य करता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति उसका कहने में आ जाता है, तो दुष्प्रेरक उस अपराध से बच नहीं सकता। पूर्व व्याख्याओं में, पूर्व धाराओं में हमने इसका गहनता से विवरण दिया है। भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए किसी अपराध के लिए उकसाना नए कानून की धारा 48 के तहत अपराध घोषित किया गया है। ये ऐसे व्यक्तियों और के द्वारा किए गए कृत्यों की अपराध की श्रेणी में शामिल कर देगा जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत में अपराध करने की कोशिश करते हैं। अब आए दिन देखते हैं कुछ मुस्लिम देशों के नेता गाए बगाए ऐसे ऐसे वीडियो जारी करते हैं जिसमें भारत में रहने वाले एक समुदाय विशेष के लोगों को अंकित करते हुए बहुत ही अकानूनी रूप से अपने बयान जारी करते हैं। अब चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो या मलेशिया में रह रहा हो, इस कानून के तहत उसको भी अपराधी माना जाएगा और भारत के थानों में उसके विरुद्ध केस दर्ज होकर के उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। धारा 106/1 में जल्दबाजी या लापरवाही के कारण कोई मृत्यु कारित कर देता है। पूर्व में इसमें 2 साल की सजा थी, जिसे अब 5 साल का कर दिया गया है। लेकिन इसमें चिकित्सक को, डॉक्टर्स को केवल 2 साल की सजा होगी। कई बार क्या होता है, डॉक्टर काम करते हैं, किसी भी सीजरियन वर्क के लिए वो पारिवारिक सदस्यों से परमिशन ले लेते हैं लिखित में। लेकिन कई ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि जहाँ डॉक्टर की गलती साबित हुई है, किसी ऑपरेशन में, किसी दवाइयों को दिए जाने में। वहाँ ऐसे लापरवाह डॉक्टरों को
अगर उनके विरुद्ध कोई अपराध साबित होता है या उनकी लापरवाही साबित होती है या जल्दबाजी में किया गया ऑपरेट सिस्टम मालूम चलता है, तो उन्हें भी इस प्रकरण में अपराधी माना जाएगा और उनके लिए 2 साल की सज़ा निर्धारित कर दी गई है। वाहन की चोरी, वाहन से चोरी, सरकारी संपत्ति से चोरी, पूजा स्थल से मूर्ति या आइकन की चोरी शामिल है। चोरी चाहे इन 4-5 जगह से या सामान ऐसे दूसरे स्थानों से चोरी को बीएनएस की धारा 305 में गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए 7 साल तक की सज़ा, यहाँ तक शब्द वापस जोड़ा गया है। कम से कम कितनी सज़ा होगी यह माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। अधिकतम सज़ा इसमें 7 साल तक की हो सकेगी, क्योंकि किसी पूजा स्थल में चोरी किया जाना 2 समुदायों में एक झगड़े का गंभीर रूप भी ले सकता है। किसी वाहन में रखा हुआ किसी का कीमती बैग चोरी कर लेने से उस व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं से वह परिवार बर्बाद हो सकता है। वाहन की चोरी करने से उस वाहन को ले जाकर किसी भी तरह का वाहन किया जा सकता है, तो भी एक गंभीर स्थिति पैदा होती है। इन्हीं सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। पहली बार अपराध करने वालों को प्ली बार्गेनिंग, अपराध स्वीकार कर लेना, संस्कृति स्वीकृति अगर कर लेता है तो उस अपराध में जो उसको सज़ा मिल रही थी उसका 1/4 या 1/6 हिस्सा ही इसको सज़ा दी जाएगी। ग्रुप के किसी सदस्यों द्वारा कोई अपराध किया गया, उनमें से किसी एक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया, तो माननीय न्यायालय उस ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, संस्कृति कर ली है, उसे सज़ा, इस अपराध में जो सज़ा मिलनी चाहिए थी उसका 1/4 या 1/6 हिस्सा ही अपराध के सज़ा के तौर पे दी जाएगी। जब विचाराधीन कैदी आधी या 1/3 अवधि पूरी कर लेता है दी गई सज़ा का, और जेल अधीक्षक अदालत को तुरंत लिखित में आवेदन करेगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इतनी सज़ा दी गई थी इसे और इतना इसने पूर्ण कर लिया। विचाराधीन कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा में उपलब्ध नहीं होगी। पूर्व लाइनों में 3 आधी या 1/3 सज़ा प्राप्त भुगतने के बाद न्यायालय से आवेदन करने पर रिहाई मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। ये आजीवन कारावास या मौत की सज़ा पाए हुए अपराधियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उनके लिए स्ट्रिक्टता ये रहेगी कि जितनी सज़ा उनको माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है वह उनको पूरी करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे विचाराधीन कैदी के संबंध में। जिसे सज़ा प्राप्त हो चुकी है उस कैदी के लिए भी नियम है कि अगर उसे आजीवन कारावास है, मौत की सज़ा मिली हुई है, तो उन्हें संपूर्ण समय जो सज़ा के तौर पे दिया गया है वह पूरा उनके करना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट्स के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति, जो सक्षम अधिकारी सहमति देने के लिए अधिस्थापित है उसे 120 दिन के अंदर, मतलब 4 महीने के अंदर वह सहमति अवश्य देनी पड़ेगी। अन्यथा ये माननीय, अगर सहमति 120 दिन के अंदर नहीं दी गई है तो ये मान लिया जाएगा कि सहमति दे दी गई है। संपत्तियों का निपटान, पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी संख्या में केस से संबंधित संपत्तियां पड़ी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जांच के दौरान अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के बाद संपत्तियों का तुरंत निपटान कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, काफ़ी लंबे समय तक पुलिस के स्टोर में, पुलिस कस्टडी में वह सामान पड़ा रहता था। फोटो वीडियोग्राफी करने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति का निपटान
माननीय न्यायालय के आदेश से हो सकेगा। पुराने कानून के अनुभवों के आधार पर सरकार ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की धारा 19 को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजद्रोह, आत्महत्या के प्रयास, व्यभिचार, किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार लेकर जाने और हथियारों के साथ डील करने, बाट माप से संबंधित अपराध के बाबत विशेष अधिनियम की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित आईपीसी की धारा 264 से 267 के अलावा गैर जरूरी कई धाराओं से इन्हें हटा दिया गया है। पहली बार के अपराधी के प्रति करुणा का भाव इसमें शामिल किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून में पहली बार के अपराधियों के बारे में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहली बार जब किसी अपराधी द्वारा अपराध किया जाता है प्रथम बार, तो उसके साथ न्याय के लिए, पुनर्वास के लिए और करुणा के आधार पर जोड़ दिया गया है। पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सज़ा का प्रावधान किया गया है। उन्हें प्रथम बार के अपराध में कम सज़ा दी जाएगी। पहली बार के विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत में उदारता दिखाई गई। गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है। हो सकता है भावनाओं में बहकर या कुछ गलत लोगों के संगत में रह करके या किसी मानसिक उद्वेग में या प्रकोपन से उसने प्रथम बार अपराध कर दिया गया हो। और माननीय न्यायालय की ये राय है कि इसने जो अपराध किया गया है उसका इसके वो अफसोस है, क्षमा याचना भी की जाती है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय उसे कम से कम सज़ा देकर उसको सुधरने का एक मौका देंगे। इस चीज़ की प्रतिस्थापना इस नए कानून में की गई है। छोटी चोरी के पश्चात छोटे अपराधियों के लिए बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले ऐसे कुछ अपराधी होते हैं जिनका कोई इतिहास नहीं होता, प्रथम बार ये कोई अपराध कर देते हैं, छोटे छोटे अपराध, उनके प्रति सहानुभूति इस न्याय संहिता में दर्शाई गई है, जिसके तहत दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। ये सामुदायिक सेवा किस प्रकार होगी, इसका विस्तृत रूप से एक अलग अध्याय लेकर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आम कर्मचारियों को इसके बारे में विस्तृत रूप से पता हो सके। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एक पिक्चर आई थी भारत में, दुश्मन, जिसके तहत माननीय अदालत ने उस परिवार की परवरिश के लिए हीरो को कानूनी तौर पे बाध्य किया था। यह एक प्रश्न तो नहीं था, एक नई शुरुआत थी उस समय की, और वाकई वो चीज़ सक्सेस रही। ऐसा ही कुछ वर्तमान की सामुदायिक सेवा का जो प्रावधान जोड़ा गया है, मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसको, ये चीज़ हो सकती है। जब मैं पढ़ लूँगा इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा। कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी बना है, उस पर जो धारा लगी है और 1/3 वो सज़ा काट चुका है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वो अदालत में आवेदन पत्र के द्वारा अपनी रिहाई के लिए जमानत पर आवेदन कर सके, और माननीय न्यायालय भी उस व्यक्ति को जमानत दे सकेंगे। आज बस इतना ही। श्रेष्ठ अगले वीडियो में अपने वादे के अनुसार आज मैं फिर वास्तु में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र का आपको एक छोटी टिप्स बता रहा हूँ। ऐसा कोई फर्नीचर हो जो बहुत भारी हो, अलमारी वह भी फर्नीचर की श्रेणी में है,
या ऐसा कोई सामान जो कबाड़ का हो या भारी हो, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आप नहीं रखें। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो इससे क्या होगा कि आपके मकान में आने वाली वह सकारात्मक ऊर्जा जो आपके परिवार को उन्नति की ओर ले जा रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। उस स्थिति में आप मानसिक क्लेश की स्थिति में आ जाएंगे, परिवार में डिस्प्यूट होने लगेगी। जहाँ आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी दुकान से है, किसी कारोबार से है, किसी फैक्ट्री से है, वहाँ उसकी रनिंग में आपको नुकसानदायक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हालात के अनुसार आप इस सामान को दक्षिण पश्चिम के कोने में शिफ्ट कर दें, बदल दें, परिवर्तन कर दें, तो आपके परिवार के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चीज़ को मानें, अन्यथा जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।